स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग CUET पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी रिवाइज करेंगे। एज यू नो कि प्रोबेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है CUET एग्ज़ाम के लिए, और रीज़न असर्शन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन है इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो रीज़न असर्शन वाला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर इवेंट A एंड B सैम्पल स्पेस इफ P A गिवन दैट B। आई होप ये फॉर्मूला सबको पता है कि P A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में A गिवन दैट B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया स्टेटमेंट 1 में? फॉर इवेंट A एंड B सैंपल स्पेस इफ P A गिवन दैट B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PA। क्या बोला गया है? P चेक करना है पहले तो हमें। अगर ऐसा है तो इससे हम क्या लिखेंगे? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये फॉर्मूला हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PA। ये गिवन है, गिवन दैट है, तो हमें चेक करना है क्या PB गिवन दैट A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PB आएगा। तो PB गिवन दैट A का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA विच इज PB इंटरसेक्शन A is PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। हमें चेक करना है क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू PB आएगा। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटीज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 लाई करती है। PB 0 नहीं है, दे रखा है, PA भी 0 नहीं होगा। ठीक है, PB भी पॉजिटिव है, PA भी पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव नंबर है इनइक्वलिटी में तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, PB उधर ले जा रहे हैं और PA इधर ले आ रहे हैं। PA इंटरसेक्शन B, PA नीचे ले आओ और PB इधर ले जाओ, तो ये इसके इक्विवेलेंट आ रहा है। इट मींस ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये गिवन है तो ये चीज ट्रू है, आ रही है, प्रूफ कर दिया है। और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है और इसी स्टेटमेंट, इसी को अप्लाई करके ये चीज हमने प्रूफ करी है। हेंस बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्या ये बात समझ में आ रही? क्योंकि यही फॉर्मूला अप्लाई करा है और इसी से हमने स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करा है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई थ्रो करा गया। तुम्हें पता है डाई थ्रो करते हैं तो 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इक्वली लाइकली कोई भी फेस आ सकता है। स्टेटमेंट 1 क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर इज 1/3। ठीक है, तो सैंपल स्पेस, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस की बात करते हैं। एक डाई अगर थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या क्या नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6। आई होप कॉम्पोजिट नंबर सबको पता होगा। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम एंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इस बात का ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर। 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर फेवरेबल केस क्या होगा? 4 एंड 6, 2 पॉइंट, और सैंपल स्पेस क्या है? 6। सो दिस इज 1/3। तो 1 2 3 4 5 6 इक्वली लाइकली कोई भी आ सकता है, तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, कॉम्पोजिट नंबर आना। स्टेटमेंट 2 देखो, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर इन अ डाइस। द नंबर इज अ प्राइम नंबर। फर्स्ट में प्राइम नंबर देखो क्या क्या है। प्राइम नंबर है तुम्हारा 2 3 5, प्राइम नंबर आ सकता है। और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6
विच इज 1/2, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कॉम्पोजिट नंबर, किसी भी डाई में कॉम्पोजिट नंबर आ सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं हम लोग 1/3। द नंबर इज 1 आ सकता है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, ठीक है। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/3। ये गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर तीनों इवेंट्स यहां पे इक्वली लाइकली दे रखी होती, मतलब तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 आती, तब तो स्टेटमेंट सही होता। मतलब प्राइम नंबर भी सपोज कर लो दो तरह से आ सकता है, कॉम्पोजिट नंबर भी दो तरह से आ सकता है, और थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी में भी 2 पॉइंट होते हैं, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती 1/3। अगर तीनों इवेंट्स इक्वली लाइकली होती तो इस बात को इंप्लाई कर सकते हैं कि गेटिंग अ प्राइम नंबर इज अ 1/3। लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हो यहां डिफरेंट आ रही है। कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यहां से तुम नहीं बोल सकते कि देन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बिकॉज तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, इक्वली लाइकली होनी चाहिए, तब ये चीज़ इंप्लाई करता है। जैसे कि मान लो एक पैक ऑफ कार्ड से तुम स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, एक पत्ता निकालते हो, या तो स्पेड आए या क्लब आए या डायमंड आए या हार्ट आए, और 52 में से 13 कार्ड सबके होते हैं, तो स्पेड आना, क्लब आना, डायमंड आना, हार्ट आना सब इक्वली लाइकली हैं, कोई भी पत्ता आ सकता है। तो किसी भी एक कार्ड का आना 13/52 विच इज़ 1/4, तो यहाँ पे स्पेड का आना, क्लब का आना, डायमंड का आना, हार्ट का आना, दैट इज़ इक्वली लाइकली। तब वहाँ पे तुम बोल सकते थे कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, या क्लब आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, या डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। लेकिन ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, ये सब डिसिमिलर इवेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, और ये होना सबसे अच्छी बात होती है सर्टेन रीजन वाले क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, पीए दे रखा है 0.25, पीबी दे रखा है 0.50, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.14, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी होता है ना तो ए अकर करे ना ही बी अकर करे, मतलब दोनों में से कुछ भी अकर ना करे। इसको या तो हम इसको कई तरह से करा जा सकता है, डे मॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें डे मॉर्गन्स लॉ लगाना है तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, पी ए यूनियन बी का बार, मतलब ना तो ए अकर करे ना ही बी अकर करे। डे मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, पूरे पे बार बना देते हैं और इंटरसेक्शन को यूनियन में और यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 - पी ए यूनियन बी। वेन डायग्राम बना के भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए क्या होगा, पी ए है 0.25, पी बी है 0.50, पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.14। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0.25 आ जाएगा, और इसमें 0.14 ऐड कर दो, दिस इज 93.39, और ये दे रखा है 0.39। इट मीन्स दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। आई होप ये बात समझ में आई होगी। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ना ए अकर करे ना बी अकर करे, मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको तुम वेन डायग्राम से भी बना सकते हो अगर ये फॉर्मूले नहीं याद है। ए इज दिस, बी इज दिस, हमें बताना है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार मतलब होता है ए ना हो तो ए के बियॉन्ड कुछ लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर बी बार मतलब
बी ना हो तो बी के बियॉन्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, बी को छोड़ के। और इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों लाइंस आए, दैट इज द इंटरसेक्शन। तो देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी पे कोई लाइन नहीं आ रही है, ओनली बी पे एक लाइन आ रही है, ओनली ए पे एक लाइन आ रही है। दो लाइंस कहां पे आ रही हैं? एम्प्टी स्पेस पे आ रही हैं। तो जो एम्प्टी स्पेस है उसको तुम कैसे लिखोगे? उसको लिखोगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो दोनों स्ट्रेटेजी लगा सकते हो तुम सॉल्व करने के लिए। ये स्ट्रेटेजी ये है कि कभी भूलोगे नहीं इससे, अगर फॉर्मूला बाई चांस बाकी भूल जाते हो, डे मॉर्गन्स लॉ वगैरह। अब ये क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 2। डे मॉर्गन्स लॉ से अगर हम देखें, ए यूनियन बी का पूरे का बार इंडिविजुअल बार अगर हम बनाते हैं तो यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहां इन्होंने यूनियन ही बना रखा है। इट मींस यहां पे भी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू जो कि मैच कर रहा है, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अगर दो इवेंट्स दे रखी हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सपोज देयर आर टू इवेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट ए एंड बी। तो दो केस होंगे, पी ए प्लस पी बी या तो 1 से छोटा आएगा। कंप्लीट यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 से छोटा आएगा। तो अगर 1 से छोटा आया पी ए और पी बी, तो इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए क्या होगा? मैक्सिमम के लिए तुम चेक कर लो कौन सा इसमें बड़ा है, पी ए बड़ा है कि पी बी बड़ा है। ठीक है, सपोज कर लो पी ए बड़ा है पी बी से, तो ए के अंदर पूरा बी कंटेन हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो सीधा सीधा लिख दो। अगर पी ए प्लस पी बी 1 से छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर पी ए प्लस पी बी 1 से बड़ा है, इफ तब क्या होगा? ओवरलैप तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, इंडिपेंडेंट है, तो ओवरलैपिंग तो करनी पड़ेगी, तभी सम 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए फिर से वही करना है, बड़े सेट के अंदर छोटा सेट आ जाए। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम आ जाएगा। जैसे कि यहां पे लिखेंगे हम दोनों में से जो मिनिमम है, अगर पी बी मिनिमम है तो उसकी वैल्यू पी बी हो जाएगी, अगर पी ए मिनिमम है तो उसकी वैल्यू पी ए हो जाएगी। ये मैक्सिमम इंटरसेक्शन आएगा। और मिनिमम इंटरसेक्शन के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए तुम्हें ये पता है पी ए यूनियन बी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, विच इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो मिनिमम के लिए तुम्हें करना यह होता है कि पी ए यूनियन बी को 1 रख दो। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी इसकी वो आएगी पी ए, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख देते हैं। अगर घटा रहे हो किसी चीज को और वो मैक्सिमम घटा दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी।
तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है 2/3, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। सबसे पहला काम तो ये करो, चेक करो पी ए प्लस पी बी क्या आ रहा है। 3/5, 2/3। अच्छा 2/3 बड़ा होता है 2/3 बड़ा होता है 3/5 से। 15 का एलसीएम लोगे 9, 9 + 10 19/15 विच इज ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। पी ए प्लस पी बी 1 से बड़ा आ रहा है, तो हमारी दूसरी कैटेगरी लगेगी। क्या कैटेगरी लगेगी, ध्यान से देखो। सिंपली फॉर्मूला अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो दोनों में से मिनिमम है, मिनिमम ऑफ पी ए कॉमा पी बी, और मिनिमम वैल्यू आएगी सीधे सीधे पी ए प्लस पी बी -1, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम वैल्यू 2/3 और 3/5 में 2/3 बड़ा होता है, 3/5 छोटा होता है, तो इधर 3/5 आ जाएगा। इधर करोगे तो पी ए प्लस पी बी ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 19/15 -1 कर लो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 3/5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/15, और ऐसा आ भी रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अब देख रहे हो स्टेटमेंट 2, पी ए गिवन दैट बी। पी ए गिवन दैट बी होता क्या है, पी ए गिवन दैट बी होता है पी ए अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर होता है, पी ए पी बी नीचे होता है, ठीक है। सो पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमें मिल ही गया, पी बी पॉजिटिव है तो उसको सिंपली क्या करो, पी बी से डिवाइड कर दो, तो स्टेटमेंट 2 चेक हो जाएगा। तो पी बी क्या है, पी बी है तुम्हारा 2/3, तो इस पूरे को तुम पी बी से डिवाइड कर दो। अब ये जो भी वैल्यू है, पी बी क्या है 2/3, ठीक है। 2/3 से डिवाइड करो उसको, 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 3/5, 2/3, 4/15, 2/3, तो v आ गया 9/10, और इधर देखोगे तो ये 5 और ये 2, दिस इज 2/5। तो स्टेटमेंट 2 भी राइट है, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट, 2/5 से 9/10 आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 से कोई लेना देना नहीं। इस यहां पे जो स्टेटमेंट 1 का रीजन है वो हमने एक्सप्लेन करा है वेन डायग्राम की हेल्प से, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके सो स्टूडेंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो रीजन असेशन का। ABC आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then A and B union C are also
इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट होती क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट लाइक पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ जाएगा? पी ए इंटू पी बी। किसी भी एक के अकरेंस से दूसरे के अकरेंस या नॉन अकरेंस को इफेक्ट ना करे, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। या यहां पे अगर 3 इवेंट्स दे रखी हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, ए बी सी 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी यूनियन सी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ ऐसा प्रूव कर पाए कि पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ये पी ए इंटू पी बी यूनियन सी के इक्विवेलेंट आ जाए तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या है? 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ। स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है, यही होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है और इसी की हेल्प से ही हम स्टेटमेंट 1 प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करना। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी यूनियन सी। अगर तुम लोग ने सेट थ्योरी पढ़ी है तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को तुम लिख सकते हो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटरसेक्शन 2। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ए बी सब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो इसको हम पी ए इंटू पी बी, इसको हम पी ए इंटू पी सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, एक्चुअल में क्या होगा? ये तीनों का ही इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? इसको लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। क्लियर है? अब देखो यहां से क्या पी ए कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। और पी बी इंटू पी सी को लिख सकते हो पी बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। आई होप ये फॉर्मूला समझ रहे होगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा पी बी यूनियन सी का। तो आई होप ये चीज़ प्रूफ हो गई और एक अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। ये प्रूव हो गया, प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड। इट मीन स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 तो पहले ही देख चुके हैं राइट है, और स्टेटमेंट 2 की हेल्प से ही हम स्टेटमेंट 1 प्रूफ कर रहे हैं। सारा फंडा यही है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। तो इट्स आंसर इज 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है क्वेश्चन? एक बार अपने आप भी इसको ट्राई कर लेना, अच्छा था ये सेट थ्योरी वगैरह का एप्लीकेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हें एक एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद होना चाहिए। आउट ऑफ 5 टिकट्स कंसेक्यूटिवली नंबर्ड 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, चांस दैट द नंबर ऑफ देन आर इन AP इज 2/15। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में इसको जनरलाइज कर दिया है। 2n+1 टिकट कंसेक्यूटिव नंबर्ड है, 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर उसमें AP में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3n/4n² - 1 है। अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 में जनरलाइज कर लिया है, तो ऐसे में समझदारी यही है कि हमें स्टेटमेंट 2 पहले चेक करें
और उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ 5 टिकट n को 2 रख देंगे तो ये आंसर ऊपर से चेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आई होप सबने करा होगा शायद ये क्वेश्चन। 2n+1 टिकट्स है, ठीक है, 2n+1 टिकट्स है 1 2 3 से लेके n+1 n-1 2n+1 3 टिकट्स निकाल रहे हैं और उनमें नंबर एपी में हो। लेट से उन पे नंबर ABC है और ABC AP में कब होगा, जब 2B = A+C हो, ठीक है। अच्छा, ABC टिकट पे जो नंबर लिखा है वो नेचुरल नंबर ही लिखा है, तो 2B = A+C, 2B हमेशा इवन आएगा। तुम अगर 2 टिकट निकाल लो, लाइक एक पे मान लो एक पे लिखा है 3 और एक पे लिखा है 7, तो तीसरी टिकट अपने आप 5 आएगी। रख के देख लो, 3 + 7 10, 2B = 10, मतलब B = 5। तो सिर्फ तुम्हें 2 टिकट निकालनी है, तीसरी इस फॉर्मूले से B = A+C/2 से ऑटोमेटिकली वो टिकट आ जाएगी अगर उसको AP बनानी है। तो यहां पे कंसेप्ट ये है कि A+C का सम इवन कब आएगा, जब दोनों या तो इवन हो, इवन प्लस इवन इवन आता है, या फिर दोनों ऑड हो, दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, ठीक है। तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करो 2n+1 नंबर्स हैं, तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो n नंबर्स इवन आएंगे और n+1 नंबर ऑड आएंगे। क्लियर है, n नंबर्स इवन आएंगे, n+1 ऑड आएंगे। तो या तो दोनों टिकट, अच्छा सैंपल स्पेस यहां पे क्या होगा, सैंपल स्पेस 2n+1 टिकट्स हैं, 3 सेलेक्ट करनी है, तो दिस इज अवर सैंपल स्पेस। फेवरेबल केस क्या होगा, या तो दोनों टिकट तुम n में से सेलेक्ट कर लो जो कि इवन नंबर है, या दोनों टिकट ऑड नंबर में से सेलेक्ट कर लो। अब इनको डिवाइड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी nc2 + n+1c2 होल डिवाइड बाई 2n+1c3। और बाय द वे ये सॉल्व करके देख लोगे तो ये फॉर्मूला यही आएगा। एक बार अपने आप से सॉल्व करके देख लेना, आगे के लिए बेटर रहेगा कि याद कर लो उसको, 3n/4n² - 1, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 इज राइट, इसको कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। और स्टेटमेंट 1 के लिए 5 टिकट करनी है, 2n+1 को 5 करना है, तो n को रख दो 2, n को यहां रख दो 2, n को यहां 2 रखोगे तो आ जाएगा 6/2 रखो जरा, 8 16 16 - 1 15, डिवाइड कर दो 3 से 2/5, ठीक है। तो 2/15 लिखा है यहां पे, जबकि आएगा 2/5, ठीक है। 2/5 होना चाहिए, बट यहां पे क्या लिखा है 2/15। n को एक बार फिर से 2 रख के देख लेते हैं, 16 ये हो जाएगा, n को 2 रखा, 4 × 4 16 - 1 15, तो 2/5 इज द आंसर। लेकिन यहां पे लिखा है 2/15, हेंस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, D इज द राइट आंसर। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन अपनी तरफ से, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, अगर ये 2/5 होता तो ये सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। PA यूनियन B दे रखा है 3/4 से बड़ा, PA इंटरसेक्शन B दे रखा है 1/8 से 3/8, PA + PB ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/8 ये चेक करना है, PA + PB लेस देन और इक्वल टू 15/8 ये चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, PA यूनियन B इसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 है, मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। PA इंटरसेक्शन B की ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेस देन और इक्वल टू दिस है। PA + PB, अच्छा PA + PB आता कैसे है एक बार देख लेते हैं। ये बात वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये होगा पी ए प्लस पी बी, और हमें पी ए प्लस पी बी ही चेक करना है। तो देखते हैं पी ए प्लस पी बी का यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें पी ए प्लस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी आता है पी ए प्लस पी बी ठीक है, पी ए यूनियन बी दे रखा है 3/4 से बड़ा, और पी ए इंटरसेक्शन बी लाई कर रहा है तुम्हारा 1/8 से 3/8 के बीच में। ठीक है, अब पी ए यूनियन बी, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पी ए यूनियन बी किसी की भी प्रॉबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रॉबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, और ये देखो इसकी मिनिमम दे रखी है 3/4। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये पी ए यूनियन बी ही की वैल्यू आ रही है, तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 आएगी। ठीक है, अब यहां से क्या कर ले हम लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे एक इनइक्वलिटी का अच्छा एप्लीकेशन है, 1 से 3/4। इनइक्वलिटी में एक चीज पता होनी चाहिए तुम्हें, लाइक सपोज कर लो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो बड़ी साइड को बड़ा करा सकता है, छोटी साइड को छोटा करा सकता है। जैसे विदाउट एनी थिंकिंग हम बड़ी साइड को बड़ा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज आएगी। छोटी साइड को छोटा करना बिना सोचे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी साइड को बिना सोचे तुम बड़ा कर दो तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बड़ी साइड को बड़ा कर सकते हैं, छोटी साइड को छोटा कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट यहां पे यूज होगा, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। मतलब ये साइड बड़ी है, इसको तुम बड़ा कर सकते हो, और बड़ा कब कर सकते हो, जब जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो मिनिमम सब्ट्रैक्ट करो, कम से कम सब्ट्रैक्ट करो, तब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1/8। तो 1/8 तुम सब्ट्रैक्ट कर दो यहां से, इट मीन्स 1/8 उधर ले जाओ, 3/4 प्लस 1/8, 8 एलसीएम लिया, 6 7 7/8 आ गया। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/8। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 में यार ये इसकी मिनिमम वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, उधर से इनइक्वलिटी पकड़ लो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब ये साइड छोटी है, छोटी है तो उसको और छोटा कर सकते हैं, ये हमारे राइट में है। तो छोटा कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करो, और मैक्सिमम वैल्यू देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की क्या दे रखी है, 3/8 क्या दे रखी है, 3/8। तो यहां पे हम 3/8 रख देते हैं,
1 प्लस 3/8, 8 3 11, 11/8, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 11/8, बिल्कुल सही है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बट स्टेटमेंट 2 से ये इंप्लाई नहीं हो रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज, मतलब स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक इस बारे में अगर सोचोगे तो ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन वेन डायग्राम का है, सेट थ्योरी का है और पी ए यूनियन बी के कंसेप्ट का है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर इज बी। Statement 1 and 2 both are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. B is the right answer. Clear है? Again ये क्वेश्चन देख रहे हो, statement 1, the probability of drawing either an ace. I think cards, 52 cards का configuration सबको पता है। ace, ace कितने होते हैं? 4 ace होते हैं। ace of king, ace of spade, ace of club, ace of diamond, ace of heart, और किंग भी 4 होते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर एन एस और अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ सिंगल ड्रॉ करना है, तो 4 एस हैं, 4 किंग हैं, टोटल पत्ते कितने हुए? 8, 8 में से 1 निकाल लें और 52 में से 1 निकाल लें, तो 8/52, ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, 2/13, 2/13 और 2/13 दे भी रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? पी ए यूनियन बी इक्वल, ये इक्वल आएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक यहां पे इस चीज का यूज नहीं हो रहा है, ए और बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, स्टेटमेंट 2 इज राइट, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता? 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं, आइदर हमने 4 एस में से 1 एस निकाल लिया या 4 किंग में से 1 किंग निकाल लिया, और किंग और एस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो किंग आएगा या एस आएगा जब एक कार्ड निकाल रहे हो, दोनों में कॉमन कुछ नहीं हो सकता। तो ये केस तो ये होना चाहिए था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। ये केस कब आएगा? स्टेटमेंट 1 में, व्हेन अगर ये होता कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ये फॉर्मूला लिखा होता, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आवर रिजल्ट। सो स्टेटमेंट 2 इज राइट, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर राइट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इस बात का ध्यान रखना। पी ए दे रखा है हमें, पी ए यूनियन बी बार। पी ए यूनियन बी बार का मतलब क्या हुआ? यूनियन मतलब होता है और या एटलीस्ट होता है। क्या होता है? और या एटलीस्ट। ए हो या फिर बी ना हो, ए हो या फिर बी ना हो, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। यूनियन मतलब और, दिस इज द ए सेट, दिस इज द बी सेट, ए यूनियन बी बार कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं इसको? ए इज दिस, ए ये सेट हो गया, ओके। बी बार क्या हो गया? बी बार हो गया बी के बियॉन्ड लाइंस ड्रॉ कर लो, और यूनियन में कोई भी लाइन अगर एक बार भी आ जाए तो वो यूनियन में काउंट हो जाती। देख रहे हो, एम्प्टी स्पेस वाली में भी एक लाइन आ रही है, ओनली ए में 2 लाइन आ रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी में लाइन आ रही है, ओनली बी में लाइंस नहीं आ रही। ओनली बी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी ना हो, ठीक है। बी ना हो, इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि कुछ भी हो बट ओनली बी ना हो, दिस इज ओनली बी। इवन यहां पे ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता है, तो इसको हम बी में, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, तो हम ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दें।
चूंकि ए इंटरसेक्शन बी भी 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ए इंटरसेक्शन बी चला जाएगा, तो उसको लाने के लिए हमने ए इंटरसेक्शन बी कर लिया। मतलब सपोज कर लो, उसको ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि ए भी एग्जाम दे रहा है, बी भी एग्जाम दे रहा है, तुमसे बोला गया है कि ऐसा ना हो कि अकेला बी सेलेक्ट हो जाए, दोनों ए और बी सेलेक्ट हो जाए, कोई सेलेक्ट ना हो चल जाएगा, दोनों सेलेक्ट ना हो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा कि अकेला बी सेलेक्ट हो गया है। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे, पूरा बी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया 1 से, तो ये पूरा हट गया, लेकिन इसमें ए इंटरसेक्शन बी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी ए यूनियन बी बार। पी ए यूनियन बी बार को कैसे लिखोगे, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, पी ए यूनियन बी बार को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, 1 से हम इसका कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बचेगा ये इवेंट। और डे मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पता होना चाहिए ए बार इंटरसेक्शन बी बार का बार, बी बार का बार क्या हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए बार, चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए बार इंटू पी बी, ये भी लिखा जा सकता है। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम कैसे करना चाहते हो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, जो भी मेथड तुम्हें बेटर लगे। तो इसकी वैल्यू ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। तो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए दे रखा है, पी बी की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, इसको हमने चेक कर लिया है, क्या आ रहा है 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी विच इज 0.9, 1 माइनस पी ए बार क्या आएगा 0.6 आएगा, 0.6 इंटू पी बी इज इक्वल टू 0.9, तो पी बी आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.6 विच इज 1/6। सो स्टेटमेंट 1 इज राइट, ठीक है। अब देखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। बिल्कुल हम यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तभी हमने इसको मल्टीप्लाई करा है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरह से क्या अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का करते हैं। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए दे रखा है 1/3, पी बी दे रखा है 1/4, पी ए यूनियन बी, ठीक है। पी ए यूनियन बी होता क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी को तुम लोग लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। चेक कर लेते हैं, माइनस पी ए इंटू पी बी। सो पी ए है 1/3, पी बी है 1/4, पी ए इंटू पी बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। 12 एलसीएम ले लो, 4, 3 माइनस 1, 6/12 विच इज 1/2, ठीक है। तो ए मैच कर गया 1/2 से, ए क्यू से मैच कर रहा है, ए क्यू से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी तीनों में ए क्यू से ही मैच कर रहा है। ए गिवन दैट ए यूनियन बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए गिवन दैट ए यूनियन बी, ए और बी इंडिपेंडेंट है, दिस इज पी ए का इंटरसेक्शन ले लो ए यूनियन बी से अपॉन पी ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन अगर ए यूनियन बी से लेते हो, ए यूनियन बी होता क्या है, ए यूनियन बी ये होता है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन तुम ए से ले रहे हो
तो ओनली ए ही तो आएगा कॉमन। ओवरलैप क्या कर रहा है, ए ओवरलैप कर रहा है, सो दैट इज एक्चुअली पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी, एंड पी ए क्या दे रखा है 1/3 और पी ए यूनियन बी 1/2, सो दिस इज 2/3। तो ये मैच कर रहा है 2/3 आर से, सब में ही बी आर से मैच कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें थर्ड देखना ही पड़ेगा। थर्ड देखो जरा, थर्ड है पी बी गिवन दैट ए बार यूनियन, अच्छा ए बार यूनियन बी बार को डेमोगन्स लॉ से तुम लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का बार, ना तो ए हो ना बी हो, ठीक है। सो बी गिवन दैट ए बार यूनियन बी बार, दिस कैन बी रिटन एज पी बी गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी, ना ए हो ना बी हो, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से तुम क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी पे बार अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ना ए हो ना बी हो, उस कंडीशन में बी अकर करे, ना ए अकर करे ना बी अकर करे, उस कंडीशन में बी अकर करे। आई थिंक अगर कॉमन सेंस लगा रहे हो तो क्या आएगा, ये 0 आना चाहिए। इसको पढ़ने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ना तो ए अकर करे ना बी अकर करे, 0। इसको पढ़ के देखोगे तो ये बात बेटर समझ में आएगी। ए इंटरसेक्शन बी का बार, ए इंटरसेक्शन बी का बार मतलब दोनों एक साथ अकर ना करें लेकिन बी अकर करे। इसको एक बार फिर से रिकंसिडर कर लेते हैं, दोनों एक साथ अकर ना करें। हमें लगा ये यूनियन है, चलो एक बार इसको हम वेन डायग्राम से दिखा देते हैं। ए अकर ना करे एंड बी अकर ना करे, इसको देखो, ए मतलब दोनों एक साथ सेलेक्ट ना हो, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक साथ सेलेक्ट ना हो, दोनों इवेंट एक साथ अकर ना करें, बाकी सब कुछ हो जाए। मतलब इसको तुम लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों साथ में सेलेक्ट ना हो, मतलब कोई सेलेक्ट ना हो चल जाएगा, अकेला ए सेलेक्ट हो जाए अकेला बी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन दोनों का सिलेक्शन साथ में ना हो। उस केस में बी का सिलेक्शन हो। इससे अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ध्यान से देखो ओनली बी आएगा। ओनली बी का मतलब हुआ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाई, अगर नीचे फॉर्मूला देखोगे तो P ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हमें लगा था यूनियन था, अगर यूनियन होता तो ये 0 हो जाता। अब देखो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है PB दे रखा है तुम्हें, PB 1/4 PA इंटरसेक्शन B, PA इंटू PB विच इज 1/12 डिवाइड बाई पी ए बार ए इंटरसेक्शन बी का बार विच इज 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज 1 माइनस 1/12 विच इज 11/12। ये ए इंटरसेक्शन बी होल पे बार आ जाएगा, ठीक है, 11/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 माइनस 1 2/12 11/12 दैट इज इवेंचुअली 2/11, ये आ रहा है 2/11। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 1/12 आ रहा है। चलो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक मेथड समझ में आ गया क्या करना होता है इसमें। इसी तरह से एक हिंट ले लो, पी ए बार कैलकुलेशन एक बार अपने आप ट्राई कर लेना, ए ना हो गिवन दैट बी अकर कर चुका है अपॉन पी बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात हम यहां डिस्कस कर रहे हैं।
सो पी ए बार इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे इसको देख लो। सो ए बार इंटरसेक्शन बी, अगर ए बार इंटरसेक्शन बी देखो, ए ना हो बी हो, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। ए बार मतलब ये ए बार इंटरसेक्शन बी, बी मतलब दिस। तो जहां दो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्शन होता है, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी मतलब ओनली बी अकर्स, और ओनली बी को तुम ऐसे लिखोगे पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आइडिया समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के टर्म्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी क्या है, पी बी है, दे रखा है तुम्हें, पी बी इज 1/4 माइनस 1/12 डिवाइड बाई 1/4, 3 माइनस 1 2, 2/12, 1/4, 1/6, ऊपर 4 आ जाएगा 2/3। तो ये ऑप्शन भी 2/3 से मैच कर रहा है, और इसमें शायद ऊपर वाले में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेथड समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। 1/12 आ जाना चाहिए, बिकॉज मैच द कॉलम में सारे गलत नहीं होते, तो कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देखना। तो अब नेक्स्ट पार्ट में अभी प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरह के इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।